बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शाह। आज एक बार फिर एक नई वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 3 जो कि है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में पार्ट 2। क्योंकि ये जो ब्रांचेस है ये हमने लेक्चर नंबर 2 में भी पढ़े थे। ठीक है, जो मेजर ब्रांचेस थे वो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे, और जो उसके बाद जो अदर जो ब्रांचेस थे बायोलॉजी के उसमें कुछ ब्रांचेस हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे, और आज उसी ब्रांचेस का जो है वो हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। मीन की जो ब्रांचेस रह गए थे वो आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उसी में थे कुछ ब्रांचेस जो रह गए थे, उसी में एक था इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम जो हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, उसकी मुतालिया हम करेंगे। जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स के ख़िलाफ़ जो हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसी का जो स्टडी है वो हम इस ब्रांच में करेंगे। मैं डिफिनीशन लिख लूँ पहले। इम्यूनोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी is that branch of biology in which we study about the बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस। ठीक है, किस चीज़ के खिलाफ? अगेंस्ट द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एजेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इम्यूनोलॉजी की डिफिनीशन। इम्यूनोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? जो हमारे बॉडी में जो डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का, ठीक है, जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स के ख़िलाफ़ जो डिफेंस सिस्टम है उसकी मुतालिया हम इस इम्यूनोलॉजी में करते, इस ब्रांच में करते। ठीक है, हमारे बॉडी में दो मेजर टाइप्स के जो है डिफेंस सिस्टम मौजूद है। एक को हम कहते हैं इंटरनल, ठीक है, इंटरनल डिफेंस सिस्टम, और एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उसी में आ जाता है हमारा स्किन। ठीक है, स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन जो है जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स है, देखो इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई ये चीज़ें मौजूद होती है। इसमें जो मेजॉरिटी होती है वो यूज़फुल होती है, वो इतनी हार्मफुल नहीं होती, ठीक है, एक ह्यूमन के लिए। लेकिन इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज़ काजिंग होते हैं, जो डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा स्किन है ये डायरेक्ट जो है एक बैरियर है इन डिजीज़ काजिंग एजेंट्स के ख़िलाफ़। ठीक है, एक तो ये होगा, ये एक्सटर्नल में आ जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है नोज़। नोज़ में जो है जो हेयर्स है वो भी मौजूद होते हैं, वो भी डायरेक्टली जो है इन चीज़ों की जो है एंट्री को रोक लेते हैं। ठीक है, रोक देते हैं इन चीज़ों की जो एंट्री है, जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स है, जो अगर हमारी बॉडी में वो पहुंच गए, और ख़ासतौर हमारी बॉडी के जो ब्लड है उसी में अगर ये चीज़ें पहुंच गई है, जो डिजीज़ काजिंग एजेंट है, चाहे बैक्टीरिया है, वायरस है या फंजाई है, अगर ये चीज़ें हमारे ब्लड में पहुंच गई तो फिर ये डिजीज़ काज कर सकती है। लेकिन पहले मैंने बात की कि डायरेक्ट बैरियर इसके लिए कौन सा है? स्किन है, जो एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम में एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम में आ जाता है। इसके साथ नोज़ भी है। नोज़, अगर हम नोज़ की बात करें तो इसमें हेयर्स मौजूद है। ये हेयर्स भी जो है वो डायरेक्ट एंट्री को रोक लेते हैं जो ये डिजीज़ काजिंग एजेंट्स, ठीक है, जिसे हम एंटीजन भी कहलाते हैं, इन चीज़ों की जो एंट्री है इसको रोक लेते हैं। इसके साथ नोज़ में जो म्यूकस होती है, जो म्यूकस फॉर्मेशन होती है, जो वाटर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे जो नोज़ में जो
ठीक है, जो नमी होती है हमारी नोज़ में उसे हम म्यूकस कहलाते हैं। ये म्यूकस भी जो है वो जो डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है, इन डिजीज़ काजिंग एजेंट्स की वो रोक लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो टेयर्स है, ठीक है, हमारे जो आंसू होते हैं, अगर कोई डिजीज़ काजिंग एजेंट्स आंखों के ज़रिए से अंदर जाना चाहते हैं और डायरेक्ट हमारे आंखों में क्या आ जाते हैं, वो टीयर्स आ जाते हैं, वो आंसू आ जाते हैं, इसके ज़रिए से वो बाहर आ जाता है वो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स। तो वो भी हमारे एक डिफेंस सिस्टम है, वो भी एक एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम थ्रोट की बात करें तो इधर सिलिया भी मौजूद होती है। वो सिलिया क्या करती है, वो सिलिया ये करती है कि उसकी जो मोमेंट होती है वो अपवर्ड होती है, इस तरह उसकी मोमेंट होती है अपवर्ड। तो अगर कोई चीज़ अंदर भी चली गई तो वो जो सिलिया है वो उसको वापस जो है ऊपर भेज देती है। इसके अलावा सलाइवा भी है, हमारे जो सलाइवा है इसमें डिफरेंट तरह के इंजाइम्स होते हैं। वो इंजाइम इन जो बैक्टीरिया वायरसेस या जो पंजाई है इसको डायरेक्ट एंट्री से रोक लेते हैं। ठीक है, इसकी जो है वो इसको किल कर लेती है डायरेक्ट जो है इधर। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं हमारे जो एक्सटर्नल में। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनल की तो इंटरनल में आ जाते हैं हमारा जो वाइट ब्लड सेल है, वो डिफरेंट तरह के जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं। वो इस एंटीजन को जो है वो इसकी जो है वो इसको किल कर लेती है और हमारे बॉडी को जो है वो महफूज रखती है। ठीक है, तो ये होती है हमारे बॉडी में, ये डिफरेंट तरह के डिफेंस सिस्टम्स हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आ जाते हैं। तो इन चीज़ों की जो स्टडी है वो हम इस ब्रांच में करते हैं इम्यूनोलॉजी में। ठीक है, ये हो गई एक इम्यूनोलॉजी। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है एंटोमोलॉजी। ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की। खासतौर ये जो एंटोमोलॉजी है ये एक जूलॉजी का एक ब्रांच है। ठीक है, मेन ये जूलॉजी का एक ब्रांच है, लेकिन जूलॉजी खुद भी बायोलॉजी का एक ब्रांच है। तो इसलिए अगर हम ये लिख ले कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ जूलॉजी, दोनों ठीक है। ठीक है, लेकिन ये एंटम खासतौर ये जो एंटम है इसमें, ठीक है, इसमें ये जो एंटम है ये इसकी मीनिंग जो है वो है नॉच्ड। ठीक है, नोच, ठीक है, इसकी ये मीनिंग है। और ये जो है ये नोच, ये हम कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी को हम कहते हैं। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी को, ये फॉर एग्जांपल अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, जैसे हम अर्थवर्म की बात करते हैं, ठीक है, उसमें इस तरह के सेगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं जिसमें ये सेगमेंटेड, ये जो सेगमेंट्स है ये पाए जाते हैं, अलग अलग ये सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें तो खास तौर ये जो नोच है इसकी मीनिंग है सेगमेंटेड बॉडी। तो इसलिए हम इस ब्रांच में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। सो एंटोमोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी या पूरा डिफिनीशन लिख लो। Entomology is that branch of biology in which we study about the इंसेक्ट्स। तो एंटोमोलॉजी बायोलॉजी या जूलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स की स्टडी करेंगे। अगर हम इंसेक्ट्स की स्टडी करना चाहते हैं तो वो हम किस ब्रांच में करते हैं, एंटोमोलॉजी। ठीक है, ये हो गई दूसरी ब्रांच। इसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स भी एक बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम
जो कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी हम करते हैं। और ये जेनेटिक जो है ये एक ब्रॉड फील्ड है, ठीक है, इसमें डिटेल स्टडी होती है जो क्रोमोसोम्स, जीन्स, ठीक है, अलील्स वगैरह, इन चीज़ों की जो होती है डिटेल स्टडी इस जेनेटिक्स में होती है, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक्स है इसकी जो डिफिनीशन है वो ये है कि जेनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about the transmission of characters from पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये जेनेटिक्स जो है ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम जो कैरेक्टर्स माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनकी हम मुतालिया करते हैं। और ये मैंने पहले आप लोगों को कहा कि ये जो जेनेटिक्स है ये एक ब्रॉड फील्ड है, इसमें हम सब कुछ जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, मतलब क्रोमोसोम, जीन्स, अलील, ठीक है, ये माइटोसिस, मियासिस, ये सब कुछ हम डिटेल में इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है, कि किस तरह जो है वो माँ बाप से कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते, ठीक है। और अक्सर इसमें ये होता है कि एक जो कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट रहता है, दूसरा कैरेक्टर उसमें रिसेसिव हो जाता है, ठीक है। इन चीज़ों की हम डिटेल स्टडी इसमें करते हैं जेनेटिक्स में। इसके अलावा हम इसमें जो होते हैं प्लांट्स के जो मतलब जो जेनेटिक्स है उसकी भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं, ठीक है, कि किस तरह मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो बच्चे का जो कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये जो आंखें ये बाप की तरह, या इस तरह के जो स्टडीज़ हम करते हैं ना कि ये इस जो कैरेक्टर्स है ये किस तरह ट्रांसफ़र हो गए माँ बाप से बच्चों में, ठीक है। तो ये हम किस ब्रांच में करते हैं, ये हम जेनेटिक्स में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो और ब्रांचेस हैं उसमें आ जाते हैं पैरासाइटोलॉजी भी इसमें आ जाता है, पैरासाइटोलॉजी जो है वो बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स क्या चीज़ है, पहले डिफिनीशन लिख लो। पैरासाइटोलॉजी Parasitology is that branch of biology in which we study about the parasites। पैरासाइटोलॉजी जो है वो बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट इज पैरासाइट्स? पैरासाइट है क्या चीज़? ये हो गया पैरासाइट। पैरासाइट क्या चीज़ है? पैरासाइट जो होता है वो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो जिसकी टोटल जो लाइफ की जो डिपेंड है वो होस्ट पे होता है, ठीक है। मतलब वो होस्ट के बगैर जो है वो नहीं रह सकता। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद ब खुद नहीं रह सकता, वो अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, वो प्रिपेयर फूड जो है वो होस्ट से लेता है और उसे यूटिलाइज करता है।
अगर उसे होस्ट नहीं मिलता तो फिर वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट कहलाते हैं। जिस तरह जो रोज़मर्रा की जो एग्जांपल है इस पैरासाइट की वो है टेपवर्म, जो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जो इंटेस्टाइन में जो वो कहते हैं ना हम कि वो जो टेपवर्म पाए जाते हैं, ठीक है, उसे हम कहलाते हैं पैरासाइट। वो भी एक पैरासाइट है। अगर वो बॉडी से वो इंटेस्टाइन में होता है और इंटेस्टाइन से वो डायरेक्ट जो है वो ब्लड लेता है, ठीक है। वो जो टेपवर्म हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं वो डायरेक्ट जो है वो ब्लड लेता है, ठीक है। अगर वो बॉडी से निकल जाता है तो वो खुद ब खुद मर जाता है, क्योंकि वो एक पैरासाइट है, वो होस्ट के बगैर नहीं रह सकता। तो ये जो टेपवर्म है इसके लिए जो पैरासाइट है वो क्या है, वो लार्ज इंटेस्टाइन है ह्यूमन की। अगर वो इंटेस्टाइन में होगा उधर इसको जो है वो फूड मिलेगा पैरासाइट को, ठीक है। और फिर जो है अगर इसे अगर ये होस्ट से बाहर आएगा तो फिर ये जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। और ये जो है ये एक सिम्बायोसिस जो है उसी का एक जो है एक पार्ट है, ठीक है। और ये पैरासाइट जो होता है वो ये होस्ट के लिए हार्मफुल होता है। सिम्बायोसिस में कुछ ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो है वो होस्ट के लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है। उसी में ये पैरासाइट आ जाता है। ये पैरासाइट जो होता है ये होस्ट के लिए क्या है, ये नुकसानदेह है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी में हम इस पैरासाइट्स की जो है वो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हो गई पैरासाइट्स। इसके बाद पैरासाइटोलॉजी के बाद आ जाता है एक और ब्रांच जिसे जो कि है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन, ठीक हो गया, या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। हम क्या कहला, इसकी जो डिफिनीशन है वो ये है कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज दैट branch of biology in which we study the interrelationship between the organisms and their environment। इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, इस ब्रांच में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ये जो रिलेशनशिप होता है ना एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इसकी जो स्टडी होती है वो हम किस में करते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। मीन के जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी जो रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ, ये स्टडी हम किस में करते हैं, ये हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में ये स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ब्रांचेज और है वो है इसमें बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में ये देखो लफ्ज़ इसमें मौजूद है, एक है बायो, एक है टेक्नोलॉजी। बायो मीन लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स, लॉजी मीन स्टडी। सो ये जो ब्रांच है ना बायोटेक्नोलॉजी, हम कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है,
in which we study about the use of organisms for the benefits and welfare of humanity. क्या इसकी क्या डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन ये है कि बायोटेक्नोलॉजी is that branch of biology in which we study about the use of living organisms for the benefit and welfare of humanity. ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम मुतालिया करते हैं कि किस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए, ये ह्यूमैनिटी की जो वेलफेयर है या इसकी जो बेनिफिट्स है, इसके फ़ायदों के लिए हम किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूटिलाइज़ करते, यूज़ करते, उससे डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं जो ह्यूमन की जो है वो वेलफेयर या उसकी बेनिफिट्स के लिए हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह हम बात करें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, जो हम योगर्ट बनाते हैं ना, ठीक है, दही जिसे हम कहलाते हैं, वो जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो किसकी मदद से बन जाती है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से बन जाती है। ठीक है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया आते हैं, जिस तरह उसमें आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस जो है उसकी कुछ स्पीशीज़ आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ये चीज़ें उसमें आ जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो योगर्ट बनाते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम खमीर की बात करें तो वो भी हम इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह की चीज़ है, या हम जो बेकरीज बनाते हैं, डिफरेंट बेकरीज, उसके लिए भी जो है वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है। वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं ताकि उससे जो है वो इस तरह की हम चीज़ें बनाते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल लें वैक्सीन की, तो वैक्सीन भी बहुत तरह के वैक्सीन होते हैं, कोई लिविंग वैक्सीन होता है, कोई इस तरह के बहुत सारे वैक्सीन उसमें होते हैं। वैक्सीन भी में हम ये करते हैं, जिस तरह जो बहुत ज़्यादा यूज़ जो वैक्सीन हो रही है खासतौर पाकिस्तान में, वो है पोलियो। पोलियो जो है ये खुद एक वायरस का नाम है, लेकिन इस पोलियो वायरस को हम क्या करते हैं, इन पोलियो वायरस को हम लेते हैं। ठीक है, उसकी जो डिजीज़ काजिंग जो देखो इसकी जो जीनोम है उसमें एक इसकी जो सीक्वेंसिंग होते हैं, एक जो जीन होता है जो डिजीज़ काजिंग होता है, वो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स या वो डिजीज़ काजिंग जो जीन है उसको हम काट लेते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से। ठीक है, और फिर अगर कोई चीज़ अगर वो डिजीज़ काज करता है तो उसकी जो जीनोम है, उसी जीनोम में कोई जीन ऐसा होगा जो डिजीज़ काजिंग होगा, उसी जीन की वो वजह से वो जो वायरस या बैक्टीरिया या जो फंजाई है वो डिजीज़ काजिंग है। ठीक है, तो अगर हम उस जीन को अगर हम काटते हैं तो फिर वो डिजीज़ काजिंग तो नहीं रहा। तो फिर हम इस तरह की ये पोलियो में हम इस तरह की काम करते हैं कि ये जो पोलियो, ये खुद वायरस का नाम है, पोलियो को हम लेते हैं, उस पोलियो की जो डिजीज़ काजिंग जो जीन है उसको हम काट लेते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, और फिर डिजीज़ काजिंग नहीं रहा ना, तो फिर उसको हम वैक्सीन के ज़रिए से एज ए वैक्सीन जो है वो हम भेज देते हैं ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाए। जैसे ही वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा तो फिर अगर सच में अगर कोई वो डिजीज़ काजिंग एजेंट जो पोलियो है वायरस अगर वो भी आ भी जाए तो हमारी बॉडी में उसके लिए जो पहले से जो प्रिपेयर्ड
जो एंटीबॉडीज़ होंगे वो मौजूद होंगे, हमारे इम्यून सिस्टम में फिर वो एबिलिटी होगी कि वो वो जो एंटीबॉडीज़ वो बना सकते। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों की हम स्टडी जो करते हैं वो हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। लेकिन मीन के हम क्या करते, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते, ह्यूमन की जो है पैदों के लिए हम यूज़ करते। ठीक है, जो 3 4 5 एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा एक और ब्रांच है जो है सोशियोलॉजी या सोशियो बायोलॉजी भी हम इसे कहलाते हैं, सोशियोलॉजी भी इसे कहलाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सोशियोलॉजी या सोशियो बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ सम एनिमल्स सच एज ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, हम इस ब्रांच में क्या करते हैं, डिफिनीशन लिख लूं, सोशियोलॉजी भी हम इसे कहलाते। ठीक है, सोशियोलॉजी या सोशियो बायोलॉजी, ठीक है, इज दैट branch of biology in which we study about the social behavior of some animals या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो। ठीक है, सच एज, इसमें क्या आता है, इसमें आ जाता है ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती। ठीक है, तो सोशियोलॉजी या सोशियो बायोलॉजी, बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम जो सोशल बिहेवियर होते हैं ह्यूमन के या कोई और भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी मुतालिया हम इसमें करते हैं। ठीक है, आ गई समझ। ये जो लफ्ज़ मैंने इधर लिखा है ना, IE, इसकी क्या एब्रिविएशन है, IE। IE जो है ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, IDEST क्या है, IDEST। ठीक है, ये IDEST एक लफ्ज़ है। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, एक लैटिन वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं सच एज या दैट इज के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो लफ्ज़ है। अच्छा, एक और ब्रांच रहता है वो है फार्माकोलॉजी। कौन सा है, नंबर 8, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी is that branch of biology in which we study about the medicines or drugs। ठीक है, definition लिख लूँ, pharmacology is that branch of biology in which we study about the drugs या मेडिसन। ठीक है, फार्माकोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स या मेडिसिन्स की मुतालिया करते हैं कि किस तरह ये ड्रग्स को बनाते हैं, फिर किस तरह ये ड्रग जो है वो यूज़ होती है, इसकी इफ़ेक्ट क्या होती है। ठीक है, इसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होती है, इसके अलावा इसकी डोजेज क्या होगी। ठीक है, ये सब कुछ जो है ये हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर्स। जो ब्रांचेस रह गए थे, कुछ ब्रांचेस हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे और जो रह गए थे वो आज हमने पढ़ लिए। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इम्यूनोलॉजी के बारे में हमने बात की कि इम्यूनोलॉजी कौन सा ब्रांच है, मतलब डिफेंस सिस्टम कौन सा होता है, इंटरनल डिफेंस सिस्टम कौन सा होता है, एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम कौन सा होता है। इन चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है।
फिर एंटोमोलॉजी के बारे में हमने बात की कि एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स की भी हमने बात की, ठीक है। इसके अलावा पैरासिटोलॉजी की भी हमने बात की और पैरासाइट की भी हमने बात की कि पैरासाइट क्या चीज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की भी बात की, बायोटेक्नोलॉजी की भी बात की कि किस तरह हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करते या यूज़ करते ह्यूमन के लिए, ठीक है। ह्यूमन के पैदों के लिए हम किस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते, ठीक है। इसके अलावा सोशियोलॉजी या सोशियो बायोलॉजी की भी हमने बात की कि जो सोशल बिहेवियर होता है ह्यूमन की, ठीक है, या कोई और भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसकी अगर आप सोशल बिहेवियर की स्टडी करना चाहते हैं तो वो हम सोशियोलॉजी या सोशियो बायोलॉजी में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की फार्माकोलॉजी की कि फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स या मेडिसिन की स्टडी करते हैं कि मीन किस तरह जो है वो ड्रग्स बन जाती है, फिर उसकी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी, ठीक है, फिर इसकी जो है डोजेज क्या होगी, किस तरह इसकी जो है वो इफेक्ट है, क्या इसकी जो है हार्मफुल इफेक्ट है, ये सारा जो स्टडी है वो हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।